अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। अता तारड़ साहब की तरफ से ये बयान दिया गया जिससे गवर्नमेंट का माइंड वाज़े हुआ कि तहरीक इंसाफ को बैन करने की तैयारी की जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का प्लान तश्कील दिया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की खामोशी रही इस पर और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कन्फ्यूजन थी। वो आज वफाकी काबीना का जो इजलास होना था, तमाम नज़रें इस पर मरकूज़ थीं, लेकिन जो ख़बर सामने आती है वो ये है कि अंडर डिस्कशन तहरीक इंसाफ को बैन करने का मामला आया ही नहीं। अब इस पर भी ये कहा जा रहा है कि गालिबन हुकूमत जो प्रेशर क्रिएट हुआ, जो तनकीद हुई उनके ऊपर, उसकी वजह से या तो सकम कर गई या फिर इत्तेहादियों का कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से इस डायरेक्शन में अभी जाने को अवॉइड कर रही है। वो और बात है कि आज़म नज़ीर साहब ने आज ये क्लैरिफाई किया कि इस पर हम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, और ये पाइपलाइन में है अब भी। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस इजलास के बाद जो गुफ्तगू की उसमें तहरीक इंसाफ पर ख़ासी तनकीद की उन्होंने, और इस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा जो अस्करी इदारे हैं इन पर जो हमले किए जाते हैं तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट से और अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की जाती है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी यही कहा कि तहरीक इंसाफ को अगर फ्री पास मिल गया और स्पेशली उसके बाद जब बानी चेयरमैन ने कन्फेस कर लिया है कि मैंने ही कॉल दी थी GHQ के बाहर एहतजाज की, तो फिर बाकी कुछ बचा नहीं, इसीलिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बयानात की हद तक हुकूमत खासी अग्रेसिव दिखाई दे रही है, लेकिन कोई एक्शन लेने की जब बारी आती है तो आज काबीना के इजलास में कोई चीज़ सामने नहीं आती। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से मुबैना बयान जो पहले सामने आया था कि GHQ का एहतजाज उन्होंने कॉल किया लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की थी, आज उससे वापसी दिखाई दी, उन्होंने तरदीद कर दी इसकी। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ इस एहतजाज के हवाले से एक बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और साथ साथ ये भी कहा कि 70 की दहाई में कुछ लोग ज़िंदा हैं और वो हमारे ख़िलाफ़ ये बयानिया बना रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो हम वायलेंट अंदाज़ में करते हैं। तो इस पर तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान होगा इस तरह के बयानात से यूटर्न लेने पर, और दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत कितना आगे तक जाएगी डिटर करने में तहरीक इंसाफ को, इस पर गुफ्तगू करते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। इसके अलावा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं। मुनीफ फ़ारूक साहब प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। नियाज़ी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये बताइएगा काबीना का जो आज इजलास था, हुकूमत ने तो इससे पहले ऐलान कर दिया कि तहरीक इंसाफ अब सियासत ऐसे नहीं चला सकती आगे, इसको बैन करना पड़ेगा, इंतशारी टोला है, लेकिन कोई ख़बर सामने नहीं आती, अंडर डिस्कशन ही मामला नहीं आया PTI को बैन करने का। तो क्या वजह हो सकती है? क्या प्रेशर को सकम कर गए या इत्तेहादियों ने साथ नहीं दिया अकॉर्डिंग टू यू? मेरा ख्याल में बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल के कोई प्रेशर कम हुआ है या इत्तेहादियों के पास साथ ना देने की ऑप्शन मौजूद है। ये जिन लोगों ने फैसला किया है, अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो उनका अज़म समीम है, उनके इरादे अटल हैं। फिर इत्तेहादी हो या हुकूमत हो, उन्होंने उसके मुताबिक चलना है। तो इसलिए ये तो दो राय हो नहीं सकती। वहाँ आया, विज़िट दोबारा रिविज़िट किया है। मेरा नहीं ख्याल कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मुझे तो कोई जो उसके बारे में जिसको कहना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल एक बड़ा सब कुछ अया है और सब कुछ जिसको कहना चाहिए खुल के सामने आई है कि इदारा जो है वो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में डट के खड़ा है और ज़्यादा कोर्सिव तरीके से आना चाह रहा है और ज़्यादा उसको सख्त करना चाह रहा है। बाकी हुकूमत या अपोजिशन जो तहरीक इंसाफ के लोगों पे मुश्तमिल है या हुकूमत के इत्तेहादी, वो मेरा ख्याल है कि सारे ऑन बोर्ड होंगे। इमरान खान साहब अकेला ही रह जाएगा और उसके साथ दो पेच होते रहेंगे। अच्छा भट्टी साहब, आपने सुना नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि अकेले रह जाएंगे खान साहब और फैसला तो अब हो चुका है, लेकिन अगर फैसला हो चुका है तो काबीना में अंडर डिस्कशन क्यों नहीं आया आज? भाईजान, पहली बात तो ये है कि ये हमारे मसाइल क्या हैं और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या किस तरफ ले जाना चाहते हैं। जड़ें सियासी हैं ना मसाइल की। पहली बात तो
पहली बात नहीं, ये सियासी मसाइल नहीं है भाईजान। सियासी मसाइल, सियासत क्या हमारे से 25 करोड़ से ऊपर ऊपर होती है, हम पे कोई नहीं होती। ये जो हमारे वोट लेते हैं या हम जिनको मुंतखब करते हैं, हमारे मसाइल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी हद के इज्जत आपने कानून बना दिया है, इंशाल्लाह खुद भी फंसोगे एक दिन। लेकिन आज ज़रूरत नहीं है एक ऐसे हद के इज्जत कानून की कि जिसमें 25 करोड़ की जो कदम कदम पर हतक हो रही है उसको रोका जाए। आपने सोशल मीडिया फायरवॉल नस्ब कर दी है, आप भी फंसेंगे इंशाल्लाह। मगर आज ज़रूरत नहीं ऐसी वॉल की जो नफरत और तकसीम ख़त्म करे। आप ऐसी वॉल आपको नहीं चाहिए जो बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत की फायर को कम करे। आप इमरान खान पर बगावत का मुकदमा कायम करना चाहते हैं, मगर ये पाकिस्तान अपना मुकदमा हार रहा है। इस मुकदमे पर भी तो लड़ें, इस फ्रंट पर भी तो लड़ें। 25 करोड़ अपने मुकदमा हार रहे हैं। आप पीटीआई को बैन करना चाहते हैं, कर लें, क्योंकि गड़े खोदने में आपका कोई सानी नहीं इस सियासत का और इस मुल्क का, तो आप कर लें। मगर जुल्म, बेइंसाफ़ी और ये जो ऊंच नीच है, ये जो ज़ात पात है, ये जो हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं अवाम के साथ, इनको भी तो बैन करें। आप मनपसंद आर्डीनेंस ला रहे हैं, ले आएँ, मगर एक आर्डीनेंस ऐसा भी तो लाएं कि हुकूमत कहीं नज़र आए, हुकूमती रिट कहीं नज़र आए। आपने पीका एक्ट ले आए, बहुत अच्छी बात है। आपने उसके पीका एक्ट के तहत अदालतें भी कायम कर दी। रऊफ हसन साहब का मुकदमा भी गालिबन उसी एक्ट के तहत किया जाएगा ना जी। आप डिजिटल दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप जो इस मुल्क की असल दहशतगर्दी है, जिसको अवाम से खतरा है, अवाम को जिससे खतरा है और मुल्क को जिससे खतरा है, क्या आप इस तरह नफरत और तकसीम में वो खत्म कर पाएंगे? जो मुआशी दहशतगर्दी है, जो आलमी तनाई है, जो अंदरूनी तकसीम है, उसको खत्म कर पाएंगे? देखिए, ये कोई हक सच की जंग नहीं है, ये पावर गेम है। कोई ऐसी बड़ी जमात मुझे आज तक नहीं मिली, कोई बड़ा ऐसा सियासतदान मुझे पार्टी हेड नहीं मिला जो वाकई चाहता हो कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर ये मुल्क चलना चाहिए। जब ये इक्तदार में होते हैं तो आर्मी चीफ बाप होता है। कल तहरीक इंसाफ भी यही कर रही थी, और आर्मी चीफ, इवन आर्मी चीफ पर तनकीद जो होती है वो गद्दारी होती है। जब ये अपोजिशन में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके जमहूरियत बाहर निकल अपोजिशन में याद आता है ना यहाँ। जी जी, इंसानी हकूक, चादर चार दीवारियों की पामाली, सारा कुछ। और कल ये जो आज की हुकूमत है, ये कल जब PDM 1 से भी पहले और फिर अब ये जब अपोजिशन में थी, 26 नुकात थे। इस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है सियासत में? ये सिलेक्शन खत्म कर दें, ये लाडलापन खत्म कर दें, और आज ये देख ले इनका क्या हाल है। ये 1 पेज इनको बुरा लग रहा था। तो भाईजान, बात ये है, मैं माजरत चाहता हूं, लंबी बात हो गई। बात ये है कि आपने ये गेमें 76 सालों से खेल ली हैं। आप किसी 9 मई के मुल्ज़िम को ना छोड़ें। कोई बयान जो है काबिल एतराज बयान जो फौज से लड़ाइयां वो नहीं होनी चाहिए। ये मगर ये रियासत मजबूत रियासत है, इसको बयानों से फर्क नहीं पड़ता। बंद करें ये पुराने खेल, बंद करें ये मुझसे ज्यादा। मैं कई मरतबा कह चुका हूं, और न्यायी साहब मेरे साथ रिपोर्ट कार्ड में होते थे, कि बंद करें ये काफिर करार देने वाली फैक्ट्रियां, बंद करें ये गद्दार करार देने वाली फैक्ट्रियां, बंद करें ये पाबंदी लगाने वाली फैक्ट्रियां। मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन बेनजीर भुट्टो थी, नवाज शरीफ था, इमरान खान है। खुदा के लिए ये बंद कर दे खेल, ये जो हम पाबंदियां लगाते हैं, और क्या इससे लगेगा, निकलेगा क्या? हासिल वसूल कुछ नहीं होना। सही। मुनीब साहब, जो भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं कि ये इश्यूज की सियासत नहीं है, किसी पार्टी को बैन कर दो, किसी को जेल में डाल दो, ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कितने ग्रेव और सीरियस कंसर्न्स हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को और दीगर जो प्रॉब्लम्स हैं। तो गवर्नमेंट इसमें क्या सोच रही है? अगर इस काबीना के इजलास के बाद की गुफ्तगू सुने, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि PTI की वेबसाइट से प्रोपेगेंडा हो रहा है, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि अब तो शवाहिद भी मिल गए कि GHQ के बाहर आने का आपने ही कहा था। तो फिर क्या मूड है अगर यही नॉन इश्यूज चलते रहेंगे, अगर ये वाकई नॉन इश्यूज हैं? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। देखिए, इशू ये है कि साहब ने जो बात की वो हम उससे डिसएग्री तो नहीं कर सकते। देखिए, जो जिन फैक्ट्रियों का जिक्र किया उन्होंने या जो कुछ भी था, देखिए, जब हम फिर किसी चीज को आज से ना देखें, हमें देखना चाहिए कि वो चीज पिछले कुछ अरसे से बेसिकली रही क्या है।
हमें तो बताया गया था कि हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ही ये है जी कि आपका लीडर करप्ट है, और हमने देखें जी वो उसके पास इकामा निकल आया है और देखें फलान हो गया है, और फिर वो तनख्वाह नहीं दी और हम डिस्क्वालीफाई भी हो गए और फिर सजाएं भी हो गई। ये बताया किसने बताया? हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था, बनाया था, और सारा फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को लाना है सेवियर ऑफ द नेशन के तौर पर। अब वो सेवियर ऑफ द नेशन जब आए तो इमरान खान साहब को भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, कंधों पर बिठाकर लेकर आई। कुछ अरसे बाद वही एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से तंग आ गई, फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को कंधे से उठाकर फेंक दिया। अब मसला यह है कि आज जो हुकूमत है ये भी एस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत है। देखिए, जो हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट के मरहूने वजूद में आती हैं उनके पास ऑलरेडी जो स्पेस है या मार्जिन है वो बड़ा कम होता है, डिसेंट तो खैर होता ही नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब इमरान खान साहब इक्तदार में आए, इमरान खान साहब ने पर्सनल एम्बिशंस भी थे उनके कि कोई बाकी ना बचे, सारे जेलों में चले जाएं और मैं अकेला हुकूमत करूं। उसके अंदर भरपूर ताउन किया इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने। जो इमरान खान साहब की अपनी ख्वाहिशात थी या जो एस्टेब्लिशमेंट का जो एक पर्सनल ख्वाहिशात थी उस वक्त जब इमरान खान साहब हुकूमत में, वो सारी पाया तकमील तक पहुंची। अब मसला ये है कि इस वक्त अगर आज की एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है तो जो ये नहीं है कि हुकूमत कह रही है कि जी नहीं हम 9 मई को किसी और नजरिए से या एंगल से देखते हैं, उनको तो पॉलिटिकल सूट भी करता है ना कि तहरीक इंसाफ अगर रेलिगेट हो जाती है टू अ फॉल डाउन कॉर्नर ऑफ द हिस्ट्री के लिए बिल्कुल उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, तो वो तो हुकूमत को सूट करता है। ये इद्दत केस बनना और इस तरह के केसेस बनना तो गवर्नमेंट को डैमेज कर रहा था सूट करने की बजाय। देखिए, जो सूट मैं कह रहा हूं कन्वीनियंस होती है ना, बाकी जो इद्दत केस है, इद्दत केस मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूं कि इद्दत केस का जो जहां से वो एमिनेट हुआ है वो हुकूमत उसके अंदर बिल्कुल समझे पोस्ट ऑफिस भी नहीं है। अच्छा, जितनी लड़ाई इमरान खान साहब की इस वक्त है वो हुकूमत तो देखिए उसकी बेनिफिशियरी है ना इस लड़ाई की। PMLN फॉर दैट मैटर इज अ बेनिफिशियरी ऑफ अ स्टैंड ऑफ बिटवीन इमरान खान एंड द एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल उसी तरह जब मियां नवाज शरीफ साहब को वो जो नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड और फिर वो ट्वीट वापस होना और सारा कुछ, और मियां नवाज शरीफ के साथ जब एस्टेब्लिशमेंट एट ऑड्स चली गई तो इमरान खान साहब बेनिफिशियरी बने उस तमाम तर लड़ाई के, और इमरान खान साहब बेनिफिशियरी थे उस तमाम तर मामले के जो जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को फिर इक़्तिदार से निकाला गया। सही। आज के हालात ये हैं कि यहां पर बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की एक लड़ाई है इमरान खान से, लेकिन ये एक उस नॉच पर नहीं है, इट हैज गॉन मेनी लेवल्स अबाउट। वो इसलिए दो चीजें होंगी, एक ये कि मियां नवाज शरीफ ने ये नहीं किया था, वो वजीर आजम थे जब उनका फड्डा बना एस्टेब्लिशमेंट से। इमरान खान साहब का इशू ये था कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें लाई, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें फारिग करवाया, वो चले गए घर। फिर जब उन्हें मौका मिला, जब वो मकबूल हुए, तो बहुत से उन्होंने लोगों ने कहा कि आप तो इतने मकबूल है कि आप एस्टेब्लिशमेंट को ये डिक्टेट कर सकते हैं कि आपका अगला चीफ कौन होगा और कौन नहीं होगा। इमरान खान साहब ने वो कोशिश की, वो मिसकैलकुलेट की, एक हाई रिस्क गेम खेली। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अजीज साहब जो बात कर रहे हैं मुनीब भी, अब मुनीब की बात जितनी मुझे समझ आई है उसका मकसद तो ये है कि गवर्नमेंट तो फरीक ही नहीं है इस लड़ाई में। आप अग्री करते हैं? वाहिद तो बंदा है जो बगैर लगी लिपटी साफ साफ अपना माफिल ज़मीर बयान करता है, उसका नाम है मुनीब फारूक। बिल्कुल। मेरे लिए तो हकीकत म्यूजिक है। इस मुल्क के कितने बंदे हैं जो खामखा एक डिक्शनरी इजाद कर लिया है, बहुत बड़े बड़े नाम है हमारे मीडिया के, मेरे सर के ताज हैं वो, लेकिन बात करने के लिए वो अपनी सारी इल्मियत बगैर देते हैं। और मुनीब को मैं दाद देता हूँ कि जब भी ये टीवी बैठे होते हैं मैं खुद ग्लूड होता हूँ कि बगैर लगी लिपटी कौन सी चीज है जो इनकी आपको सलीस उर्दू में चाहिए। हाँ, भट्टी साहब की सलीस उर्दू में बयानिया जो है वो मुझे आज पसंद आया है कि बड़े से बाद में देखा है कि मेरा छोटा भाई जिसको मैं को 10 साल कोशिश करता रहा बतले हुरियत बने, लगता है कि अब वो कुछ बन रहा है। अल्लाह करे कि इसी राह पे चल पड़े। बिल फिक्र न करें, बट्टी इतना भोला भी नहीं है जिस समझ बैठे हो। सही। तो वो भी अल्लाह ताला ने उनको पूरा जो है अक्ल फहम दिया। देखिए, क्राइसिस ये है हजूर के DGISPR की
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फिक्र ऐसा है, मैं तो नॉर्मली जो रात लोग डिस्कस कर रहे होते हैं वो तो खैर वो अहम चीज़ें होती हैं, लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन मैं जो है ना मतलब का मेरा एक फिक्र होता है वो अक्सर मैं देखा लोगों के नज़रों से महव हो जाता है। मुनीब ने किसी और अंदाजे में, किसी और बात में, किसी और पैराए में ये बात की है, उनका फिक्र एक ही है और वो तकरीबन जो है ना सियाक व सबाक में भी था और थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी था। वो था कि जब आप हमारे पे चढ़ाई करेंगे तो पहले हम देंगे वार्निंग, फिर हम करेंगे फायर और फिर वही होगा जो हमें करना चाहिए। राइट मुनीब जी, कोट एंड कोट, बिल्कुल। अब ये कोट एंड कोट, अब मतलब ये है कि ये उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का था जिसको मुनीब ने बताया कि ये लड़ाई आम नहीं है। इमरान खान साहब जब 10 अप्रैल 2022 को इक़्तिदार से अलहदा हुए, उससे पहले वो उन जगहों पे एनक्रोच कर चुके थे, तजावुज कर चुके थे, उन माइंस के ऊपर, लैंड माइंस के ऊपर कदम रख चुके थे जिसके ऊपर पाकिस्तान की 70 तारा तारीख में बहुत सारे लोग एस्टैब्लिशमेंट से लड़े, खान कयूम से लेके, भुट्टो साहब से लेके, नवाज शरीफ से लेके, कई नाम है, थोड़े शेख मुजीब से लेके, किसी ने ये तजावुज नहीं किया। शेख मुजीब की 10 मार्च 1971 की तकरीर भी ये नहीं थी, अच्छा, जो कि इमरान खान साहब ने कहा कि जानवर और मीर जाफर मीर कासिम, ये मुझे किसी जगह बता दे। हर बंदे ने मलफूफ तरीके से ये कहा कि मुझे निकाला क्यों, खलाई मखलूक, यानी कि वो एक शिकायत थी, सही, गाली नहीं थी, मुजीब की शिकायत थी, भुट्टो साहब की शिकायत थी। अब उसके बाद जब 10 अप्रैल को निकले तो इमरान खान साहब ने ये देख लिया कि ये उनका मंत्र चल गया है, नवाज शरीफ साहब का जो बतल हुर्रियत होना है या इनकी बयानी उनके पास आ गया है और इनका जो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा होना है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि नवाज शरीफ पे हमने मेहनत की है नहीं की, इसको तो हमने दही खाते पकड़ लिया था, उठा के हमने इसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया था। अच्छा, एक कोने में बैठा दही खा रहा था बेचारा इमरान खान, वहां से उठा के मनसब इक़्तिदार में पहुंचाया और हमारी बिल्ली हमी में हूं और फिर गालियां देना। तो मेरा ख्याल है, मैं तो 12 अप्रैल का भी मुझे अपना याद है, अपना सब जो कुछ है एक ही था कि अब इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट में से एक ने रहना है, एक ने नहीं रहना। अच्छा, इसमें अच्छा ठीक है, अच्छा है या बुरा है, टेक्निक इसका क्या है, आया है, इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा हूं, इसमें मैं दलील नहीं दे रहा हूं। इमरान खान साहब पहले दिन से, क्योंकि मेरा दावा यह है कि जितना इमरान खान साहब को मैं जानता हूं इतना इमरान खान साहब कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं उनके दिमाग को पढ़ने की जितनी कोई है मेरी सलाहियत उसके मुताबिक मैं उसको पढ़ने की सलाहियत रखता हूं। इमरान खान साहब पहले दिन से एक ही मकसद के साथ जा रहे हैं और वो अल्लाह ने उनको कुछ चीज़ें दी हैं, लड़ना, दिलेरी, सब कुछ, वो मिला के वो ये कहते हैं कि मैं किसी तरीके से अपने आप को फाड़ लूँ और ऐसा फाड़ूँ, ऐसा खुद कुछ हमला करूँ कि उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट जो सर्वाइव ना कर सके या कम से कम कमजोर हो जाए। ठीक ठीक, और वो भी एक मिशन पे है। एस्टेब्लिशमेंट बखूबी समझती है कि इमरान खान साहब की लड़ाई जो है इक़्तिदार के लिए नहीं है। ये मुनीब साहब या शहबाज शरीफ साहब, ये जो सारे लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब को शिद्दत से वज़ीर-ए-आज़म बनना है, मेरा ख्याल है नहीं बनना। इमरान खान साहब को सारी चीज़ों को पता है कि जी मैं, वो इसलिए अंदर से गुस्सा दिलाते हैं। देखो कोई ऐसा करता है कि आर्मी चीफ का नाम लेके कहे कि मैं निकला था तो मैं छोड़ूंगा नहीं, या ज़ाहिर है कोई सेन स्टेटमेंट नहीं है और इमरान खान इंसेन भी नहीं है। इमरान खान साहब खुदा न खास्ता कोई ज़हनी माजूर शख्स नहीं है, अल्लाह ने उसको बड़ा लड़ने का बेहतरीन दिमाग दिया है, उसका होन किया दिमाग है 25-30 साल। मैं बात लंबी नहीं करने चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जी कि ये लड़ाई जो है ठीक, इसका खौफनाक अंजाम है, अल्लाह ना करे ये हो। भाई ये मैं बात आपको ये बता रहा हूँ कि ये अंजाम जल्दी होगा या बदेर होगा। मुझे खतरा ये है कि बहुत सारे कई लोग और ना खर्च हो जाएं, लोगों को फूंक के कदम रखना चाहिए। हुकूमत भी यही कर रही है, बाकी लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई के अंदर बहुत इस वक्त गुस्सा आ गया, उबाल आ गया। मेरा ख्याल है मुनीब मेरी बात कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से, चले मुनीब से भी इस पर कमेंट लेंगे, लेकिन भट्टी साहब, ये मुनीब साहब और न्याजी साहब जो बात कर रहे हैं, ये वो कहते हैं ना, यू लिव बाय द गन यू डाई बाय द गन।
तो ये तो फाइनल फेज की जो लड़ाई है, इसमें कोलैटरल डैमेज भी होगा और इन दोनों में से एक सर्वाइव करेगा, ये रियलिटी है। अब आप ये समझते हैं, या टेम्परेचर अभी इतना नहीं बढ़ा कि चीज़ें रिजॉल्व ही ना हो सकें टेबल पे बैठ के? देखिए भाईजान, अपने बतले हुर्रियत हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और उनके बतले हुर्रियत मुनीफ फारूक साहब, और दोनों चूँकि मेरे भाई हैं, तो दोनों की बातों से एग्री करते हुए मैं तो बिल्कुल कभी भी नहीं चाहूँगा, मैं जो उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ बताई हैं यही हैं, और मैं आखिरी बंदा हूँगा जो कि ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून और फ़ौज की लड़ाई हो गई, तरीके इंसाफ और फ़ौज की लड़ाई है, और अब इन दोनों में से कोई एक बचेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, ब्लंडर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बुरी जगह पे फंसे हुए हैं हम, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फ़ौज भी हमारी है, शहीदों की फ़ौज है, गाजियों की फ़ौज है, और मेरा शुरू से बिलीव है जिस मुल्क की अपनी फ़ौज नहीं होती या कमज़ोर हो जाती है, आप देख लें, सीरिया देख लें, लीबिया देख लें, इराक देख लें, और वहाँ फिर कोई दूसरी फ़ौज ही आती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सारी जमात ना दहशतगर्द हो सकती है, ना गद्दार हो सकती है, ना इमरान खान गद्दार हो सकता है। आप उनके 1 लाख मीर जाफर, मीर सादक या हफीजुल्लाह नियाज़ी, मुनीफ फारूक साहब, हम सारे इकट्ठे इस पे बोलते रहते थे कि मीर जाफर, मीर सादक बिल्कुल गलत है, और इसके अलावा न्यूट्रल और साजिशी और अलाकार, और फिर आगे सारा जो कुछ 9 मई एक शर्मनाक दिन। लेकिन हम ये कोई 19-20 के साथ ये देख चुके हैं और ये भुगत चुके हैं पिछले 74 सालों में, ये टॉम एंड जेरी का खेल। अब खुदा के लिए दोनों रहें इस मुल्क में, और दोनों का अल्लाह ना करे कुछ ऐसी लड़ाई हो कि जिसमें इस मुल्क को जो भट्टी साहब शॉर्टली, भट्टी साहब, नियाज़ी साहब ने जो बात ये की ना कि अब वो वजारत उज़्मा भी नहीं चाह रहे, ये तो सुसाइडल मूव है कि वो कहते हैं कि मैं चाहे अपने आप को एक्सप्लोर कर लूं लेकिन मैं डैमेज करके जाऊं। आप अग्री करते हैं इससे कि वो पावर पॉलिटिक्स को भी एम नहीं कर रहे और सिर्फ जिद है एक? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये पावर गेम है। इमरान खान साहब को साथ आज कोई संजीदा तरीके से कहीं से आ जाए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बातचीत तो वो आज बैठने को तैयार होंगे, और मैं मानता हूं कि मुझसे ज़्यादा न्याय साहब इमरान खान को जानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पावर गेम है। और ये भी कहना कि ये हुकूमत इसमें कोई फरीक नहीं है या हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, सब कुछ इस हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। अगर तो फिर आप इमरान खान के दौर में जो कुछ भी हुआ है, अगर आप उसको फिर कह दे कि सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया, इमरान खान की थ्योरी मान लें, और फिर कहें कि इमरान खान तो मासूम था, जो कुछ भी किया, तो फिर इस पे भी मान लेते। तो भट्टी साहब, आप लेट्स से हाइपोथेटिकली, भट्टी साहब आप अभी शहबाज शरीफ साहब की जगह हो, क्या करेंगे आप ये लड़ाई देख के? सर, मैं काश होता शहबाज शरीफ साहब की जगह, लेकिन मैं शहबाज शरीफ कभी भी किसी जन्म में भी नहीं बनूंगा, ना बनना चाहूंगा। अगर इससे ज्यादा और बात यह है कि मुझे दुख और तकलीफ है आसिफ अली जरदारी से, इससे ज्यादा दुख और तकलीफ है नवाज शरीफ से। वो क्यों? इससे ज्यादा दुख और तकलीफ है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से कि आज ये खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इन्होंने सारा कुछ सवा सत्यानाश कर दिया है। और अगर आज तहरीक इंसाफ खत्म भी हो जाती है, इमरान खान भी फारिग हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं है और ना होना चाहिए, आज अगर फारिग भी हो जाता है तो इनको भी कुछ हासिल वसूल। भट्टी साहब, नदीम अफजल चंद साहब ने यह कहा है कि मखसूस नशिस्तें हमारा हक नहीं है, जिस जमात की थी उसे ही दो, तो कहीं ना कहीं तो आवाज उठ रही है। भाईजान, पहली बात तो जरदारी साहब नहीं, ये आवाजें मैटर नहीं करती, इनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, ना इनकी कोई आवाजों की मैटर करती हैं आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, आवाजें मैटर करती हैं नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ। आप मुझे सिर्फ आखिरी बात करने लगा, आप मुझे बताएं कि झूठे मन घड़त केस बनाकर इनको क्या मिला इस हुकूमत को? ये कल तक खुद रोया करते थे कि हम पे झूठे मन घड़ केस। पार्टी तहरीक इंसाफ टूटी, इनको क्या मिला? बल्ला छीना, सियासी स्पेस छीनी, मैंडेट छीना, मखसूस नशिस्तें छीनी, क्रैकडाउन पे क्रैकडाउन हो रहा है। इमरान खान नायल है, जेल में है, सजा याफ्ता है, तोशा खाना की टोटा कहानी चल रही है। इनको क्या हासिल वसूल हुआ है? मुझे ये बताएं, कोई सियासी इस पे फायदा हुआ हो? गली मोहल्ले में जाकर निकल लें। मरियम नवाज आज इलेक्शन में खड़ी हो जाए, फेयर इलेक्शन हो, खुद हार जाए,
नवाज शरीफ खड़े हों, लाहौर में खड़े हों, खुद हार जाएं, क्या हासिल वसूल किया इन्होंने? अगर ये बड़े बनते, इस लड़ाई को नवाज शरीफ को अल्लाह ने 3 मरतबा वजीर आजम बनाया, वापसी हुई, किस्मत उनके के धनी है, अगर वो आज इस पे मरम रखते और कहते कि बस बहुत हो गया, उसने बड़ी गलतियां की हैं, ब्लंडर्स किए हैं, और जरा सारों चीजों को अलहदा करके देखो और एक माफी कर दो, वरना सजाएं दो और आगे बढ़ो, इस तरह पूरा इस तरह का ना करो। वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जो टर्म यूज होती है, बिल्कुल ये हाई टाइम है कि उसका इस्तेमाल हो। लेकिन मुनीब साहब, ये भट्टी साहब भी जो बात कर रहे हैं कि डैमेज तो गवर्नमेंट को होगा, लूज लूज गेम है उनके लिए, तो अब उनके पास फॉल बैक करने के लिए बयानिए क्या हैं? एक तो अदलिया के हवाले से जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई की सहूलतकारी हो रही है, उस पर हम ये भी सुन रहे हैं कि पार्लियामान ज्वाइंटली कुछ सोच रही है, इस पर भी आप अपना माइंड बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म है, इसको हुकूमत इस्तेमाल करेगी पॉलिटिकली एज अ नैरेटिव? देखिए, ये ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है, बल्कि ये एक जो अब बैन करने वाला मामला है, इसको मैंने गुज़िश्ता कुछ दिनों में इस्तेमाल किया था, पिवट। ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है, ये पिवट करेगा सारे मामले को, जिससे फिर निकलेगा जी कि पार्टी को बैन करना है, या किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर करना है, या किसी को के खिलाफ आर्टिकल 6 वाला मामला इनिशिएट करने की कोशिश करनी है, या ओवरऑल एक इंप्रेशन बनाना है। देखिए, इशू ये है कि हुकूमत यकीनी तौर पर, कोई भी सियासी जमात अगर किसी दूसरी सियासी जमात को अपनी हुकूमत में बैन करेगी तो उसका पॉलिटिकल फॉल आउट होता है। ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि नहीं, हुकूमत को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एक मुसलमा हकीकत है, वो अपनी जगह रहेगी। आज इस तमाम तर मामले के अंदर एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर है, बेनिफिशियरी हुकूमत है। कल किसी ने और ने नहीं देखा, कल एस्टेब्लिशमेंट तो इसी तरह रहेगी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, लिहाजा यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर थी है, और मुझे अपनी लाइफ टाइम में तो नजर आती है ताकत में रहेगी। तो जब वो ताकत में रहेगी, सॉरी टू कट यू, ये जो डिजिटल दहशतगर्दी की हम बात कर रहे हैं, इस पे खान साहब ने ये रिस्पॉन्ड किया कि 70 की दहाई में कुछ लोग जिंदा हैं, सोशल मीडिया से नाबलद हैं, और वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि सोशल मीडिया पे दहशतगर्दी हो रही है। तो वो तो डिनाई नहीं कर रहे इसको अपेरेंटली। देखिए, इफ ही इज ओनिंग अप टू इट, तो मसला ये है कि इमरान खान साहब अब जो नेचर है, जब वो क्योंकि खुद एक बड़े अग्रेसिव प्लेयर थे इमरान खान साहब, उनकी अपनी एक टेम्परामेंट है, वो उन्हें मौका नहीं मिल रहा, नहीं तो बिल्कुल वो फौरी तौर पर अपनी चीजों से सॉरी करके पीछे भी हट जाएंगे। लेकिन क्योंकि फिलहाल रास्ता ही कोई नहीं खुल रहा, तो उनके पास सिवाय लड़ने के कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ उनके ज़हन में यह है कि भाई अब और हमारे साथ बुरा मजीद क्या होना है। मैंने पहले भी कहा था, और मैंने पिछले जब ये खबर दी सबसे पहले कि तहरीके इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसमें अमल दरामद नहीं होगा। आपने देख लिया इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। अब क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान साहब के बाहर आने का फिलहाल कोई चांस नहीं है। जो हालात वाकयात, वो फिच की रिपोर्ट भी यही कह रही है। मुनीब, इसको रूल आउट करेंगे जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए भी कहा है कि इमरजेंसी का एक चैनल नैरेटिव बना रहा था कि वो लग जाएगी, कोर्ट्स खुली हुई हैं, और काश ऐसा होता कि जब ज़िया साहब ने मार्शल लॉ लगाया तब भी कोर्ट्स खुली होती। तो वो तो आउट ऑफ इक्वेशन है या नहीं है? देखिए, डेस्परेट मेयर्स कैन लीड टू डेस्परेट कंक्लूजन्स, और डेस्परेट टाइम्स कैन लीड टू डेस्परेट एक्ट्स। ये मैं तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन क्या होता है, वो ये तो नहीं है कि आप मेल्टडाउन या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन क्या होता है कि बेसिकली अदालत ने एक फैसला दिया है, वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से फैसला आया है, बुरा है, उसमें टिल्टेड है, उसमें फ्रैक्चर्ड लॉजिक है, उसमें आइन को रीराइट किया गया है जैसे 63A में किया गया था, बट वो कोर्ट का फैसला तो है। अब मसला यह है कि यहां पर क्लियर मैसेज है कि नहीं, वो फैसला अमल दरामद नहीं होगा। व्हाट एल्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन? यही होता है ना, किसी ने डंडा तो नहीं मेरे आपके सर में मारना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी हफीजुल्लाह साहब, ये जिस तरह से मुनीब भी बात कर रहे हैं, तो ये अगर एक फैसला आता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ही इनकार हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन जिस तरह वो बात कर रहे हैं, उससे तो ये कह सकते हैं कि ये कन्फ्रंटेशन है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान। कौन है फिर स्टेट्समैन इस मुल्क में जो आगे बढ़ के मीडिएट करवाएगा, डिफ्यूज़ करेगा सिचुएशन को, या आपको लगता है कोई भी नहीं है फिल वक्त? देखें जी, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की लड़ाई असूली लड़ाई नहीं है। अगर असूली लड़ाई होती
तो मैं आपका प्रोग्राम के अंदर चूँकि कम वक्त कम है तो एक ही साइटेशन करूँगा। वो सितंबर के अंदर 2022 में जनाब बाजवा साहब से मिन्नत तरले करके, और जिसकी मुझे पूरी डिटेल मेरे पास है, वो मुलाकात ना करते और फिर उनके आगे उनसे माफ़ी ना मांगते जनाब बाजवा से, और जनाब बाजवा साहब उनको जलील ना करते। जनाब बाजवा साहब जब अपना अकाउंट देंगे, जो कि मुझे यकीन है कि 90% झूठ पे मबनी होगा, लेकिन जो भी देंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब ने किस तरीके से उनसे अपनी इंसल्ट करवाई। और जनरल बाजवा साहब ने कहा कि मैं तो गद्दार हूं, मुझे क्यों मिलना चाहते हो, और फिर किस तरीके से कहां कहां कैसे उनके मुंह से निकलवाया कि मैं जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना चाहता हूं। एक बंदा जो मीर जाफर मीर सादिक को पाकिस्तान के सिपहसालार की हैसियत से एक्सटेंशन देना चाहता हो, मैं उसके अंधे मुकल्लिदीन को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे से वो ये ना कहे कि इमरान खान साहब जो है उनकी उनके अंदर कोई असूली चीज है। दूसरी बात ये ज़हन में रखें, इस वक्त 3 फरीक हैं। एक सियासी जमातें हैं जो हुकूमत में हैं, ये ताजी हैं। एक है इमरान खान, तहरीक इंसाफ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत आगे कई किस्में हैं, इमरान खान। और तीसरी ताकत है जो असल ताकत है, जिसकी तरफ मुनीब ने इशारा किया, वैसे एस्टैब्लिशमेंट, इन्होंने सर पे कफन बांधे हुए हैं। आप छोड़े ना अदलिया को, तो फिर बता दूं कि ये कह रही कॉन्स्टिट्यूशन मेल्ट डाउन। ये बंदियाल साहब ने जब फैसला किया था 13 मई 2023 को पंजाब और केपी के इलेक्शन कराने का, तो करा लिए थे। कभी जिक्र किया है मुजम्मल के प्रोग्राम में या मुनीब के प्रोग्राम में? मैंने तो नहीं सुना कि बड़ा इनके अंदर रोना धोना के पाकिस्तान के अंदर ना हो गया जी, कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो, और वो किसी ने परवाह ही नहीं की। ना बंदियाल साहब के माथे पे कोई पसीना आया, ना किसी के कान पे कोई जू नहीं की। बाकी रहेगी कि सारे जब नवंबर दिसंबर 2021 में नवाज शरीफ साहब ने या उनकी पार्टी ने फैसला किया होगा कि हमने तहरीक एतमाद लानी है, तो यकीन आने के जो आज हालात हैं ये उनके सामने होंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ का प्रीव्यू हूँ, कुछ का जानता हूँ। उनको यकीन था कि उनकी सियासत जमीन बोझ हो जाएगी, यानी कि उनकी सियासत ने सर पे कफन बांध दिया था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि इमरान खान साहब के हाथों या कत्ल हो जाते, या इमरान खान साहब को कत्ल करके सियासी में बात करो, फिर कत्ल का अपनी सियासत बर्बाद कर देते। अब उन्होंने ये काम ना करते तो इमरान खान साहब आज इस अंजाम पे ना होते। उन्होंने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, ये उनको कोई गलत फहमी नहीं है। हम कह रहे हैं जी सियासत, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, सही कह रहे थे, उनकी सियासत बर्बाद हो गई है। ये बात नवाज शरीफ साहब को दिसंबर 2021 से पता थे, जब जरदारी साहब कह रहे थे कि मियाँ साहब आप 35 टिकट दे दें तहरीक इंसाफ वालों को, तो कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाएगी, कि इमरान खान साहब का टिकट कोई लेने पर तैयार नहीं था। इमरान खान साहब यूसी का इलेक्शन, जो मरियमा कह रहे हैं, भट्टी साहब सही कह रहे हैं, इसी पैराए में इमरान खान साहब किसी यूसी का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। सही। अब उनकी पहली तरजीह थी इमरान खान साहब जाए, इमरान खान साहब की पहली तरजीह सफर के सर कफन पे है, एस्टैब्लिशमेंट जाए, और एस्टैब्लिशमेंट का जो सर पे कफन है, उनकी पहली तरजीह है इमरान खान। ठीक। मेरा ख्याल है कि आज तक तो मैं इस मार्के में एस्टैब्लिशमेंट को सुरखरू होते देखा है। मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, इसको एक तरफ रखें, लेकिन खुदा ना, मैं कहता हूं कि इसका यकीन जानो कि मैं इसके सख्त भी खिलाफ हूं, तो मैं एस्टैब्लिशमेंट को इसलिए सुरखरू होते देखूंगा कि मेरा पाकिस्तान रहेगा तो उर्दुगान की तरह मैं 100 साल बाद भी फौज का बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन मुल्क ना रहा तो मैं किसके खिलाफ लड़ूंगा? सही। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे पाकिस्तान को एक रहे। वक्ती तौर पे अगर मैं उसमें कत्ल भी हो जाता हूं या कोई सियासी जमात उसकी भीड़ भी चल जाती है, चाहे वो नवाज शरीफ की मकबूलियत है या इमरान खान की मकबूलियत है, तो फॉर द टाइम में मैं जरूर कहूंगा कि कोई ना कोई कायदे आजम या उर्दुगान पैदा होगा जो पाकिस्तान को लेके जाएगा, और फिर वो सही मानों में एक डायलॉग के जरिए ब्लड के बगैर उसको भी आइन के नीचे लाएगा और पाकिस्तान की तरक्की करेगी। ठीक है भट्टी साहब, ये जो न्याजी साहब ने सारी बयान की है हकीकत, उनके मुताबिक समझ ये आई कि पता था नवाज शरीफ साहब को और उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज़ को कि हमारा नुकसान होगा, एक सियासी कबर है, दोनों में से किसी एक ने उसमें जाना है, लेकिन कुर्बान कर दिया उसको भी उन्होंने, और अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा कि रियलिटी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है वही प्रिवेल करेगी। आप क्या समझते हैं कि अगर अदलिया के फैसले मानने से एक मरतबा फिर इनकार हो गया, पहले 14 मई के इलेक्शन का फैसला नहीं माना गया, तो कोई फ़र्क पड़ेगा उससे, या उसी तनख्वाह पे काम करेंगे सब शॉर्टली? नहीं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये तो पैदावार इसके हैं। इन्होंने तो जो अदलिया का 9 मई है वो तो हाउस ऑफ शरीफ कर चुका ना, सुप्रीम कोर्ट पर जो हमले थे और बाकी सारा था। और जो कुछ मरियम नवाज़ कल धमकियां दे रही थी जजेस को, और जिस तरह मरियम नवाज़ ने पहले कैंपेन चलाई, और जिस तरह शहबाज हुकूमत ने 3 मरतबा आइन तोड़ा, 2 मरतबा एक वफाक और पंजाब में और एक सूबे में, और जिस तरह इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं ये, और जिस तरह की इनको जस्टिस क़य्यूम वाली अदलिया चाहिए या जिस तरह के इनके लोग चाहिए, ये इनको तो ना आइन की कोई परवाह है, ना पार्लियामेंट की कोई परवाह है, ना कानून की कोई परवाह है, ना मुल्क की कोई परवाह है, ना आवाम की कोई परवाह है। ये तो मफादाती लोग हैं। बटी साहब लास्ट मिनट है, वे फॉरवर्ड बता दें, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए यहाँ से? वे फॉरवर्ड भाईजान, आखिरकार आपने बैठना है, आखिरकार आपने बात करनी है, आखिरकार आपने इस मुल्क का सोचना है। सही। मुआशी जो दहशतगर्दी का शिकार हैं वो बड़ी दहशतगर्दी है इन सारे मसलों से। जो असल दहशतगर्दी है वो बड़ी दहशतगर्दी इस मसले से। ये नफरत और तकसीम हमें खा जाएगी। बिल्कुल। जीतने वाला भी हार जाएगा और हारने वाला तो हारा ही होगा, और कोई फरीक भी नहीं इसमें रहेगा। खुदा के लिए इस मुल्क के लिए बैठें, माफ़ करें, आगे बढ़ें, और जिन्होंने गलतियां की हैं वो भी माफ़ी मांगे, और जो माफ़ करने वाले हैं वो भी माफ़ करें, आगे बढ़ें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मुनीफ फारूक साहब थे। और क्रक्स गुफ्तगू का यही है कि कन्फ्रंटेशन, तसादुम की जो सियासत मुल्क में हो रही है उसमें जो हकीकी मसाइल हैं, जो रियल इशूज़ हैं पाकिस्तान के, वो अवॉइड हो रहे हैं। और जब तक बैठ कर कंसेंसस नहीं किया जाएगा वो अवॉइड होते जाएंगे। और यही सूरत हाल आगे अगर डेडलॉक की सूरत हाल में कंटिन्यू रहती है तो नुकसान सिर्फ सियासी पार्टियों का नहीं बल्कि मुल्क का भी होगा। इसको डिफ्यूज़ करने के लिए पॉलिटिशियंस से एक स्टेज आगे जाके स्टेट्समैन बनना पड़ेगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।